बच्चों बात सुनो। सर का इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है, तो अभी थोड़ी देर में ना कनेक्ट हो जाएंगे। तो आप लोग तब तक थोड़ा सा वेट कर लो। ओके सर, थैंक यू। ओके सर। हेलो हेलो।
हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है सर। हाँ सर आ रही है। ये नजर आ रही है? सर आपका इंटरनेट चलो, आपकी आवाज कट रही आवाज है आ रही सर। है? ये जो केबल वाला वो डिस्टर्ब है, और मैंने ये चार्जी पे वो जो डेटा था मोबाइल का वो भी सिग्नल वीक आ रहे थे इसके भी, लेकिन मैं ये कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये नोट्स वगैरह मैं आज अपलोड कर दूंगा, और अगर आपको कुछ चीज समझ नहीं आए तो आप पूछ लेना। अगर सीआर से बात कर लेना तो अभी इसको फिर कोई अरेंज हो सकती है सैटरडे संडे को या फ्राइडे को कोई क्लास, तो उसमें इसमें कर लेंगे। वरना फिर अगर मुझसे सीआर से मैं बात कर लूँगा तो इसको फिर देख लेंगे। अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये जैसे मैं बता रहा था कि ये लाइन, ये सिंपल सर्किट शो किया हुआ है, पाई नेटवर्क है। ये बीच में इम्पीडेंस है और लेफ्ट राइट है, उसको डिवाइड करके जैसे इस टाइप के नेटवर्क को सर्किट को कहता है नॉमिनल पाई। शंट एडमिटेंस यूजुअली प्योर कैपेसिटेंस इज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशंस फॉर अ लाइन ऑफ मीडियम लेंथ। जैसे हमने मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ, जो लेंथ वगैरह लेंथ थी, उसमें हमने ये हमने पढ़ा था कि मीडियम कैपेसिटर के इफेक्ट जो है उसको कंसीडर करते हैं, और कैपेसिटर को और जो सीरीज इम्पीडेंस है उसको लम्प्ड करके कंसंट्रेट करके दो टाइप के इक्विवेलेंट डायग्राम है। एक टी नेटवर्क, एक पाई। ये जो अभी शो हो रहा है ये है पाई। इफ द टोटल शंट कैपेसिटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स प्लेस्ड एट द सेंडिंग and receiving ends of the line, the circuit is called a nominal pi. इस जो कैपेसिटेंस है उसको हम दो से डिवाइड कर, आधा जो पार्ट है उसको हम सेंडिंग एंड के साइड कनेक्ट करते हैं शंट में, और आधा जो है उसको रिसीविंग एंड के साइड पे कनेक्ट करते हैं। तो ये टाइप का जो सर्किट है ये कहलाता है नॉमिनल। नाउ द करंट इन द कैपेसिटेंस एट इज IC2। ये रिसीविंग एंड पे जो कैपेसिटर में से जो करंट गुजर रहा है वो बराबर है, ये ओम्स लॉ है सारा, VR/Y अपॉन 2। IC2 इज इक्वल टू VR/Y अपॉन डिवाइड बाई 2। ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसी तरह इन करंट इन द सीरीज आर्म, ये सीरीज इम्पीडेंस जो है इसमें जो करंट है उसकी वैल्यू है I, वो बराबर है IC2 प्लस IR। ये IC2 जो है ये कैपेसिटर में जो रिसीविंग एंड की साइड पे उसमें करंट है, और IR जो है वो रिसीविंग में जो करंट जा रहा है वो है। इन दोनों का जो सम होगा वो इसमें से गुजरेगा, ये सीरीज इम्पीडेंस में से। ये जो सारा का है ये सब वो होल्ड करें एक मिनट। हाजन मेरे पास भी कनेक्टेड आ रहा है। नहीं, कहाँ चल रहा है वो जो मैं तो जाके चेक कर रहा हूँ ना, तो चला जा रहा है और वो हो ही नहीं रहा। क्या चीज? नहीं, ये डेस्कटॉप की बात कर रहे हैं। आओ एक मिनट होल्ड। हेलो, एक मिनट, ये बैड नेटवर्क क्वालिटी का आ रहा है। हाँ, ये उस पे आ रहा है, ये जो उस पे डेस्कटॉप के स्क्रीन पे। डेस्कटॉप की स्क्रीन पे ये देखे ना, मैं जो इस पे चेक कर रहा हूँ यूट्यूब पे भी, तो वो भी मतलब चलते चल जा रहा है और शो नहीं कर रहा। एक मिनट होल्ड करो,
डिस्कनेक्ट कैसे? वो हैंग पे जाके, हैंग अप पे जाके, वो जो पानी का डायलर है जो चलाते हैं कनेक्ट करते हैं, वो नीचे जो आ रहा है, जो स्क्रीन, टीवी स्क्रीन आ रही है, नहीं नहीं वो डायलर भी जाएगा, वो कोने पे जो है, कोने पे जो है, हाँ पूरे की जगह सबसे ऊपर, तो उसपे हैंग अप आ रहा है, प्रॉपर्टीज आ रहा है, न्यू। हैंग अप के डिस्कनेक्ट करें और फिर से कनेक्ट करें। दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ। हाँ कनेक्ट करें। अब वो आ गया, नीचे निशान आ गया टीवी का, कनेक्ट तो हो गया, लेकिन हाँ हेलो, ये वो एक वो आ रहा है, ये लिखा हुआ आ रहा है कि योर नेटवर्क इज कॉजिंग पुअर क्वालिटी कॉल क्वालिटी, ट्राई स्विचिंग इनटू अ बेटर नेटवर्क। ये लिखा आ रहा है योर नेटवर्क इज कॉजिंग पुअर कॉल क्वालिटी, ट्राई। अच्छा हाँ ये उस पे MS Teams पे लिखा हुआ है। हाँ, MS टीम पे। हाँ अच्छा हाँ तो फिर ये चल तो रहा है लेकिन स्लो चल रहा है, मैं उससे बोलता हूँ। हाँ बोलो सर। आपको वाला डिवाइस जो है आपका, वो जब तक वो कनेक्ट कर ले तो आपको उन पे भी ऐसे ही पुअर, ऐसे ही सिग्नल आ रहे हैं, पुअर आ रहे हैं। पूरा ही आ रहा है। हाँ। तो ये मसला चल रहा होगा ना, सॉफ्टवेयर में मसला चल रहा होगा, हाँ तो वो तो नेट सही लगता है ना। नहीं तो सब मोबाइल पे भी यही आ रहा है। मोबाइल पे तो उसी पे भी, सब पे, तीनों पे यही आ रहा है। हाँ तो फिर ये सॉफ्टवेयर वगैरह का मतलब है या किसी और जिससे आप फोन पे कहें, मतलब क्लास में जो भी कॉल पे होगा उसके साथ उसके पास होगा ये मतलब। नहीं नहीं, क्लास से क्या ताल्लुक है यार? आप कॉल पे है ना किसी के क्लास वगैरह या जो भी है, मीटिंग वगैरह जो भी चल रही है, फिर कोई और भी होगा ना कॉल पे, तभी तो आ रहा है। नहीं, कॉल पे तो बहुत सारे बच्चे हैं, कॉल पे तो 25-40 बच्चे हैं। हाँ उसी वजह से आ रहा होगा ना। नहीं तो पहले भी तो ऐसे ही करता रहा हूँ, तो पहली दफा थोड़ी कर रहा हूँ। ये तो कह रहा हूँ मैं, अब आपके पास उस पे पीसीएल पे भी आ रहा है और मोबाइल वाले फोन या जो भी उस पे भी आ रहा है, उसका भी पानी या नेट का मसला नहीं है। नहीं तो वो जो है, क्या नाम है, ये जो मोबाइल पे तो मैं यूट्यूब पे कर रहा हूँ, तो वो भी नहीं आ रहा है। ये भी नहीं चल रहा ना तीनों पे। नहीं, यूट्यूब भी चल रहा है, यूट्यूब। हाँ वही तो कह रहा हूँ, तीनों पे कुछ भी नहीं चल रहा। हाँ फिर ये तो सिर्फ पानी का मसला नहीं है, तो ओवरऑल इंटरनेट का ही मसला है। हाँ, तो ओवरऑल ही मसला है कोई। हाँ चलो फिर अल्लाह मालिक है, देखते हैं। हाँ देखिए आप जरा, मैंने उसको फोन को दिया, उसने देखकर ये बता दिया कि कनेक्टेड है। नहीं, कनेक्टेड तो है, सिग्नल नहीं आ रहे, ना चार्जिंग में आ रहे हैं, ना मोबाइल के डेटा में आ रहे हैं सही, ना इसमें आ रहे हैं। हाँ तो वो सिग्नल का तो खैर उससे नेट वाले से लेना देना कोई है नहीं, उसने अपने पास से पूरा चेक कर लिया, वो कह रहा है कि कनेक्टेड है, चल रहा है। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? फिर मैं स्क्रीन बता रहा था कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के बारे में हवाले से, ये एक नए एंगल से इसको अभी स्टडी कर रहे हैं। ये पाई नेटवर्क है और ये शंट में कनेक्टेड है। कैपेसिटेंस को, टोटल कैपेसिटेंस को दो में डिवाइड करके एक पोर्शन इधर सेंडिंग एंड साइड पे कनेक्ट किया है, दूसरा रिसीविंग एंड साइड पे। तो अब ये बाकी करंट जो कैपेसिटेंस में है वो IC2 है, जो रिसीविंग एंड साइड पे जो कैपेसिटेंस लगी हुई है उसमें जो करंट है IC2 वो है VR/2, और जो करंट इन दी ये इम्पिडेंस में जो करंट है I, वो बराबर है IC2 + IR।
तो IC2 की वैल्यू यहाँ पे रख दी हमने, तो ये करंट जो ये सीरीज इम्पीडेंस में उसकी वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट ये है कि सब्स्टिट्यूटिंग की वैल्यू ऑफ आई की जो वैल्यू अपने पहले पिछले उसमें निकाली है, उसको हम ये इक्वेशन 2 में, ये इक्वेशन यहाँ पे हमने इक्वेशन 2 में हमने रखा फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में, या इक्वेशन 3 में हम यहाँ पे जो हमने आई की वैल्यू निकाली थी, ये इक्वेशन 2 है, ये वाली। ये इक्वेशन 2 में जो आई की वैल्यू है, इसको हमने यहाँ पे इक्वेशन 3 में, ये इक्वेशन 3 है, ये इसमें रखा है। ये Vs बराबर है IZ प्लस VR के। Vs जो सेकेंड प्राइम स्टैंडिंग एंड वोल्टेज है, वो बराबर है IZ वोल्टेज ड्रॉप इन दिस सीरीज इम्पीडेंस प्लस VR वोल्टेज अक्रॉस एट द रिसीविंग एंड। तो यहाँ पे इसमें आई की जब हम वैल्यू रखेंगे ना, तो Vs की वैल्यू यहाँ पे ये आएगी ब्रैकेट ZY/2 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू VR प्लस Z इंटू IR। इसको सॉल्व जब हमने किया ना इक्वेशन 3 को, तो ये इक्वेशन आपके पास Vs की आ गई नंबर 4। अब नाउ द करंट इन द शंट कैपेसिटेंस एट द सेंडिंग एंड। ये सेंडिंग एंड साइड पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है ना, शंट कैपेसिटर, इसमें जो करंट की वैल्यू वो है IC1, और ये बराबर है Vs इंटू Y/2। ये सारे ओम्स लॉ है। अपने यहाँ पर एडमिटेंस यूज की है इम्पिडेंस के बजाय। अगर सीरीज में है तो इम्पिडेंस आसान, कैलकुलेशन में आसानी होती है। अगर शंट में है तो हमने ये शंट एडमिटेंस कनेक्ट की है Y/2। द करंट एट द सेंडिंग एंड, अब सेंडिंग एंड करंट हमने निकाला है, वो बराबर है IC1 करंट इन द कैपेसिटर एट द सेंडिंग एंड और प्लस I करंट इन दिस सीरीज इम्पिडेंस। तो ये इसका सम है, क्योंकि ये IS 2 पे डिवाइड हो रहा है, कुछ कैपेसिटर में जा रहा है, शंट एडमिटेंस में जा रहा है, कुछ जो है सीरीज इम्पिडेंस में जा रहा है। तो इन दोनों का सम जो होगा वो टोटल करंट होगा IS। तो ये IC1 की वैल्यू। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। हेलो, आवाज क्या बोल रहे हैं? स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। एक मिनट होल्ड करें। शो रही है अब? यस सर अब तो ये मैं बता रहा था कि हमने ये Vs जो बराबर है, पहले हमने निकाली थी जो ये रिसीविंग एंड साइड पे जो कैपेसिटर लगा ना, इसमें करंट की है IC2, वो हमने मालूम की। फिर ये जो करंट है इसमें सीरीज इम्पिडेंस में, इसमें करंट की वैल्यू I वो निकाली। फिर Vs जो वोल्टेज एट द सेंडिंग एंड है, वो बराबर है IZ प्लस VR। ये सारा जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सब आप पढ़ चुके हैं, करंट डिवाइडर रूल, वोल्टेज डिवाइडर रूल, और उसमें सारा किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये सारे आप पढ़ के आ रहे हैं। इसको आप घर जाके बैठ के सॉल्व करेंगे ना, देखेंगे तो सब आपको पिछला भी रिवाइज हो जाएगा। Vs जो है सेंडिंग एंड वोल्टेज है, वो IZ प्लस VR। आई की वैल्यू हमने पिछली इसमें निकाली थी, वो यहाँ पे प्लेस करिए। और फिर ये जब Vs की वैल्यू जो है वो ये जिसको सॉल्व करेंगे ना इक्वेशन 3 को, तो ये इस तरह की फॉर्म में आ जाएगी। Vs की वैल्यू ZY/2 प्लस 1 ब्रैकेट VR इंटू ZIR। अब जो करंट, ये कैपेसिटर जो सेंडिंग एंड साइड पे कनेक्टेड है, इसमें जो करंट की वैल्यू है एडमिटेंस की, वो है IC1 बराबर है Vs इंटू Y/2। Y/2 जो हाफ इम्पिडेंस, हमने एडमिटेंस को हाफ डिवाइड करके आधी को इधर रिसीविंग एंड पे कनेक्ट किया था, आधी को सेंडिंग एंड पे। तो ये इक्वेशन 5 आ गई। द करंट एट द सेंडिंग एंड IS। अब ये सेंडिंग एंड साइड पे जो करंट है वो बराबर है, सम है करंट इन द कैपेसिटर इन द एडमिटेंस एट द सेंडिंग एंड और करंट इन द
इम्पीडेंस Z। ये करंट डिवाइडर रूल अप्लाई हुआ है ना, ये IS जो 2 में डिवाइड हो गया, तो ये IS जो है इन 2 का सम होगा। अब यहाँ पर हमने IC1 की वैल्यू ये ऊपर इक्वेशन 5 में जो थी वो इसमें रखी है, और I की वैल्यू जो हम इक्वेशन 2 में हमने ड्राइव की थी वो हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी है। तो फाइनली जो करंट एट द सेंडिंग एंड वो उसकी वैल्यू ये आ जाएगी VS इंटू Y अपॉन 2 एडमिटेंस ऑफ हाफ प्लस रिसीविंग एंड वोल्टेज इंटू Y एडमिटेंस डिवाइड बाई 2 प्लस IR। ये आपके पास सेंडिंग एंड करंट की वोल्टेज आ गई, ये सेंडिंग एंड करंट की वोल्टेज इक्वेशन है, और ये जो है 4 ये सेंडिंग एंड वोल्टेज की इक्वेशन है। सब्स्टिट्यूटिंग VS as given in equation 4 in equation 6। अब यहाँ पर जो ये VS की वैल्यू जो है इक्वेशन 4 में जो है हमने ऊपर ड्राइव की थी, इसको हम यहाँ इक्वेशन 6 में रखेंगे VS की वैल्यू। तो फिर जो IS की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो ये आएगी VRY इंटू ब्रैकेट 1 प्लस ZY अपॉन 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस ZY अपॉन 2 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। ये इक्वेशन नंबर आपके पास आ गई 7। फिर ये इक्वेशन 4 और 7 जो है ना, ये इक्वेशन 4 और इक्वेशन 7, इसको हम ABCD कॉन्स्टेंट्स लिखेंगे। इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 7 में बी एक्सप्रेस इन द जनरल फॉर्म। इस तरह हमने इस फॉर्म में हमने लिखा हुआ है VS इज इक्वल टू A VR प्लस DIR, IS इज इक्वल टू CVR प्लस DIR। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आपने जब इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालिसिस में आपने 2 पोर्ट नेटवर्क पढ़ा होगा ना, 2 पोर्ट नेटवर्क में ये आप पढ़ चुके हैं। A की वैल्यू जो है वो है, A की वैल्यू बराबर है D की वैल्यू के, A और D बराबर है, और ये यहाँ से निकालिए, ये A की वैल्यू ये ZY 2/1 और ये IS में D की वैल्यू ZY 2/1, ये दोनों बराबर है। ये A की वैल्यू है VS में और ये IS में D की वैल्यू है। वही यहाँ पर बताया गया है कि A की वैल्यू A बराबर है D के और वो बराबर है ZY अपॉन 2 प्लस 1। इस तरह B जो है वो बराबर है Z के, B बराबर है Z के। ये ऊपर देखें A B C और ये D, तो जो B बराबर है वो बराबर है Z के, ठीक है। B बराबर है Z के, और 1 मिनट होल्ड करें जरा। इसको मैं सही कर दूं। तो ये जो VS और IS को हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, इस फॉर्म में, ये ABCD इस शक्ल में। तो इसमें देखें, ये जो है ZY 2/1 ये है A, ये है B, इसमें जो इक्वेशन 4 में जो ये Z जो है ये B के बराबर है। इस तरह ये इक्वेशन 7 में ये जो VR के साथ जो टर्म है ये C के बराबर है, और ये IR के साथ जो ये D के बराबर है। तो इसमें जैसे ये A और D जो है बराबर है,
जैसे इसमें ये ए भी वही है वी एस में जेड वाई अप 2/1, और इसमें इक्वेशन 7 में भी ये ए बी सी डी जो है वही है जेड वाई 2/1, ये दोनों बराबर है। और सी बी बराबर है जेड के, ये बी जो है ये बराबर है जेड के, ये इक्वेशन 4 में वी एस की जो इक्वेशन इसमें बी बराबर है जेड के, और सी बराबर है वाई 1 + ZY/4, ये सी है, जेड ए बी सी वाई 1 + ZY/4। तो इसको हमने इस जो है वी एस इजिकल टू ए वी आर प्लस बी आई आर, और आई एस इजिकल टू सी वी आर प्लस जेड आई आर, वेयर ए इजिकल टू डी बराबर है जेड वाई 2/1, डी इजिकल टू जेड, ये जो आपने निकाली है ना इक्वेशन बराबर है, ये उसमें जो पीछे इक्वेशन थी इससे निकाली है, ये 4 और 7 से। अच्छा, these ABCD constants are sometimes called the generalized circuit constants of the transmission line। ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि 2 पोर्ट नेटवर्क जो आपने इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालिसिस में पढ़ा था, एडमिटेंस मैट्रिक्स, इम्पीडेंस मैट्रिक्स और जनरलाइज सर्किट, ये ABCD मैट्रिक्स, ये उसमें पढ़ के आ चुके हैं। तो ये कहलाता है ABCD कॉन्स्टेंट्स जो हैं ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, ABCD सब कॉन्स्टेंट्स हैं। तो ये इनको जनरलाइज सर्किट कॉन्स्टेंट्स भी कहते हैं, सर्किट कॉन्स्टेंट्स कहते हैं ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। जनरली ABCD कॉन्स्टेंट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो ABCD कॉन्स्टेंट्स हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट होता है और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। ए एंड डी जो है वो डायमेंशन लेस है, ए और डी की कोई डायमेंशन नहीं है, ये आगे जाके आपको क्लियर होगा। एंड इक्वल ईच अदर if the line is the same when viewed from either side, either end। ट्रांसमिशन लाइन के दो एंड होते हैं ना, एक सेंडिंग एंड होता है, एक रिसीविंग एंड होता है। तो इनकी दोनों की वैल्यू सेम है और ये डायमेंशन लेस है ए और डी। लेकिन जो बी और सी हैं तो उनकी डायमेंशन जो है वो ओम्स में है, ओम्स एंड मोस मो और या सीमेंस में है रेस्पेक्टिवली। बी की जो डायमेंशन है वो उसके यूनिट जो है वो ओम्स होंगे या मो होंगे, एचओ या सीमेंस होंगे, सी के जो होंगे वो सीमेंस होंगे। तो ए डी डायमेंशन लेस है, कोई यूनिट नहीं है, और बी और सी जो है वो यूनिट है उनके, वो डायमेंशन है उनकी। इसी तरह द कांस्टेंट ए बी सी डी अप्लाई टू लीनियर, इससे हम जो है 2 पोर्ट नेटवर्क या ट्रांसमिशन लाइन सर्किट जो है सॉल्व कर सकते हैं ABCD नेटवर्क यूज कर ABCD द कांस्टेंट ABCD अप्लाई टू लीनियर पैसिव एंड बाइलेटरल 4 टर्मिनल नेटवर्क। ट्रांसमिशन लाइन का जो है उसको हम 4 टर्मिनल नेटवर्क से रिप्रेजेंट करते हैं। 4 टर्मिनल नेटवर्क हैविंग 2 पेयर्स ऑफ टर्मिनल्स, 2 पेयर ऑफ टर्मिनल्स हैं, 4 टर्मिनल हैं, 2 पेयर्स ऑफ टर्मिनल्स हैं, 2 टर्मिनल सेंडिंग एंड पे हैं, 2 टर्मिनल रिसीविंग एंड पे है। सच अ नेटवर्क इज कॉल्ड 2 पोर्ट नेटवर्क। ऐसे नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? 2 पोर्ट नेटवर्क कहते हैं। ये आप पढ़ चुके हैं। फिजिकल मीनिंग इज इजीली टू बी, फिजिकल मीनिंग इज इजीली टू द कांस्टेंट। अच्छा, इसके लेट आई आर इज इक्वल टू 0, एक मिनट होल्ड करें। अब इसको हमने फिजिकली एवेल्यूएट करना है। इसके इसका मतलब क्या है? ये कांस्टेंट जो है ना ABCD कांस्टेंट्स, इसकी हमने फिजिकल वैल्यू असाइन करनी है। क्या माने क्या है इसके? ABCD कांस्टेंट है क्या? तो कुछ अजम्पशन हमने करनी होंगी। लेट आई आर, फर्ज करें कि जो रिसीविंग एंड जो करंट है आई आर उसकी वैल्यू है 0, मतलब सेकेंडरी मतलब रिसीविंग एंड साइड पे ट्रांसमिशन लाइन जो है वो है ओपन सर्किटेड है। ये जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ ना, ये आप इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालिसिस में पढ़ चुके हैं। लाइन आपने ओपन कर दी रिसीविंग एंड पे, तो इसका मतलब क्या है? ये करंट जो है वो 0 हो गया। लेट आई आर इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 8। इक्वेशन 8 जो है ऊपर ये लिखी, जो इक्वेशन 8 थी, इसमें आई आर को हमने 0 कर दिया। तो क्या होगा?
देन ए जो है वो ये यहाँ पे 8 में अगर आई आर 0 हो गया तो ये टर्म जो हो गई, ये वी आई आर ये हो गई 0 हो गई, और सिर्फ वी एस इज इक्वल टू ए वी आर बची। इसका मतलब क्या है कि देन ए इज द रेशियो ऑफ वी एस अपॉन वी आर। ए जो है वो रेशियो बन गया वी एस अपॉन, इसमें 8 में अगर हम इसको 0 कर देंगे ना, मतलब हम रिसीविंग एंड साइड पे जब सर्किट को ओपन कर देंगे, ओपन सर्किट हो गया तो आई आर जो है वो बराबर हो गया 0 के, तो ये पूरी टर्म 8 में 0 हो गई, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, वी एस अपॉन वी आर। अब ये शुरू में क्यों कहा था कि ये जो है डी और ए जो है डायमेंशनलेस है, वी एस के यूनिट भी सेम है, वी आर के यूनिट भी सेम है, तो दोनों को हम रेशियो ले रहे हैं तो यूनिट ऊपर के और नीचे के कैंसिल हो गए, तो ये जो इसीलिए ए और डी जो है वो है डायमेंशनलेस, कोई इनके यूनिट नहीं है। ये पहले जो लिखा था उसकी ये वजह इसकी पता आपको दिख गई है। एट नो लोड पर ये जो ए की जो वैल्यू होगी वो होगी, इट विल बी द रेशियो बिटवीन सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज, और इसके यूनिट कोई भी नहीं होंगे एट नो। सिमिलरली बी इज द रेशियो ऑफ वी एस अपॉन आई आर व्हेन दी। अब एक तो हमने लाइन को किया था ओपन सर्किट, ठीक है। अब जब ये सोल्यूशन करते हैं ना इसका, तो एक जब हम इनके जो ए बी सी डी कॉन्स्टेंट पता करते हैं, तो एक दफ़ा हमने लाइन को ओपन सर्किट किया, जिसकी वजह से आई आर रिसीविंग एंड का साइड जो करंट है वो 0 हो गया, और ए की वैल्यू आ गई वी एस अपॉन वी आर। इट्स द रेशियो बिटवीन सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज एट नो लोड। नो लोड का मतलब क्या है, ये कि आपने आई आर ओपन सर्किट कर दिया ताकि रिसीविंग एंड का करंट जो है वो 0 हो गया, आई आर 0 हो गया। अब सेकंड कंडीशन क्या है, जब हम बी की वैल्यू पता करेंगे, बी इज द रेशियो वी एस अपॉन आई आर व्हेन द रिसीविंग एंड इज शॉर्ट सर्किट। एक दफ़ा हमने रिसीविंग एंड को ओपन किया था, दूसरी दफ़ा हमने जो है रिसीविंग एंड को शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो जो बी की वैल्यू आ गई वो रेशियो है वी एस अपॉन आई आर। जैसे ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, और R क्या है, R इज इक्वल टू या Z क्या है, V अपॉन आई। तो ये वही रेशियो आ गया बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज इक्वल टू Z। समझे कि इम्पीडेंस है, एक तरह से इम्पीडेंस ही है, समझे। व्हेन द रिसीविंग, अब B क्या है, इसीलिए B के यूनिट हैं, B के यूनिट इसलिए हैं, इसके या तो यूनिट ओम होंगे या मो होंगे या सीमेंस होंगे। ये A जो है डायमेंशनलेस है, क्योंकि इसमें वोल्टेज डिवाइड बाय वोल्टेज है, बल्कि जबकि B जो है वो वोल्टेज डिवाइड बाय करंट है, तो इसके यूनिट अगर इम्पीडेंस है तो ओम होंगे, ओम, अगर कंडक्टेंस है तो मो होंगे, MHO, और अगर ससेप्टेंस है तो उसके यूनिट होंगे सीमेंस। तो ये यूनिट इसके डायमेंशन है, B के यूनिट है, और A के डायमेंशनलेस है, कोई यूनिट नहीं है। तो इस तरह ये ABCD नेटवर्क को सॉल्व करके हमने ABCD कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू हमने निकाल दी है। कांस्टेंट A इज यूजफुल इन कंप्यूटिंग रेगुलेशन। अभी जो कांस्टेंट A हमने जो निकाला है ना नो लोड पर VS अपॉन VR, ये इसकी हम वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, यूजफुल है उसके लिए। फर्स्ट करें, इफ़ VRFL इज द रिसीविंग एंड वोल्टेज एट फुल लोड, ये FL का मतलब है फुल लोड। VRFL इज द रिसीविंग एंड वोल्टेज एट फुल लोड फॉर अ सेंडिंग एंड वोल्टेज ऑफ VS। सेंडिंग एंड वोल्टेज कांस्टेंट है। देन परसेंटेज रेगुलेशन बराबर है VS अपॉन A डिवाइड बाई A माइनस VR एट रिसीविंग एंड वोल्टेज एट फुल लोड डिवाइड बाई रिसीविंग एंड वोल्टेज एट फुल लोड। इस तरह भी जो है वो ये निकाल सकते हैं वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो ये यहाँ पर ये बताने का मकसद ये था कि ताकि पिछला भी आपने रिवाइज कर लिया, और एक ये हमने पाई नेटवर्क लेके मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का सलूशन हमने किया है ABCD नेटवर्क के साथ। यहाँ हमने इक्वेशन फॉर्म्स की, फिर उनको हमने ABCD कॉन्स्टेंट्स अलग किए कि A कांस्टेंट कौन सा है, B कांस्टेंट का क्या मतलब है, C का क्या मतलब है, D का क्या मतलब है। फिर हमने उसको एक 2 पोर्ट नेटवर्क पे अप्लाई करके एक दफ़ा हमने नेटवर्क को ओपन सर्किट करके नो लोड किया,
और उससे हमने ए कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाली जो कि डी के बराबर है और इसके कोई यूनिट नहीं है। फिर दूसरी दफ़ा हमने वही 2 पोर्ट नेटवर्क की रिसीविंग एंड साइड को शॉर्ट सर्किट किया। उसको शॉर्ट सर्किट करने के बाद हमने बी कांस्टेंट जो है उसके वैल्यू हमने निकाली। वो जो रेशो है वी एस अपॉन आई आर के दरमियान, ये समझे इम्पीडेंस की वैल्यू है। व्हेन दी रिसीविंग एंड शॉर्ट सर्किट, अब इसके ये डायमेंशन है इसके और इसके यूनिट है। अगर इम्पीडेंस होगा तो यूनिट होंगे ओम, अगर कंडक्टेंस होगा तो यूनिट होंगे मो, और अगर ससेप्टेंस होगा तो उसके यूनिट होंगे सीमेंस। तो ये इससे हमने फिर ये वोल्टेज रेगुलेशन निकाला। अब यहाँ पे ये जो है इम्पीडेंस मैट्रिक्स मीडियम ट्रांसमिशन लाइन कवर हो गया है और इसमें हर एंगल से आप बता दिया गया है कि अगर जो भी टाइप का न्यूमेरिकल है उसको आप सॉल्व कर सकें और उसके बारे में पता हो। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो कल हमने पढ़ा था लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में जो हमने सोल्यूशन निकाला था ना, इक्वेशन जो फॉर्म हुई थी वो फॉर्म थी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ सोल्यूशन था। तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ सोल्यूशन था। इसका एक और सोल्यूशन भी है जो कहलाता है हाइपरबोलिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस। तो हाइपरबोलिक जैसे आपने ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, साइन हाइपरबोलिक साइन एच या कॉस हाइपरबोलिक, a more convenient form of the equations for computing current and voltage of a power line is found by introducing hyperbolic functions. Hyperbolic functions हमने इस्तेमाल किया, पहले जो पढ़ा था उसमें था एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ये है हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो ये मुख्तलिफ मेथड्स हैं, तरीके हैं उसके जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की इक्वेशंस को सॉल्व करने के और उसको एनालाइज करने के। तो ये जो फंक्शन है हाइपरबोलिक फंक्शन, ये ज़्यादा कन्वीनियंट है, कन्वीनियंट फॉर्म है। और मालूम हमने यही करना है करंट और वोल्टेज, और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में ज़्यादा इसकी कम्बत्सम और रेगुलस कैलकुलेशन है। तो ये हमने हाइपरबोलिक फंक्शन से अब इसको देखेंगे किस तरह इस इक्वेशन से हम इसका वैल्यू निकालते हैं, वो सेंडिंग एंड वोल्टेज की और सेंडिंग एंड करंट की। अल्टीमेटली जो हमने अभी तक पढ़ा है, चाहे शॉर्ट लाइन हो, चाहे मीडियम लाइन हो, चाहे लॉन्ग लाइन हो, उसमें जो हम निकालते हैं वो या सेंडिंग एंड वोल्टेज निकालते हैं। रिसीविंग एंड वोल्टेज हमें दिया होता है, गिवन है, और रिसीविंग एंड करंट भी हमें दिया होगा। हमने निकालना है सेंडिंग एंड वोल्टेज और सेंडिंग एंड करंट। फिर उसकी जब ये निकालेंगे तो फिर अल्टीमेटली जो है हमने वो निकालना होता है परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन निकालनी होती है, और वो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी हमने निकालनी है, चाहे उसमें शॉर्ट लाइन हो या मीडियम लेंथ लाइन हो या लॉन्ग लाइन हो। लॉन्ग लाइन में कैपेसिटेंस इफेक्ट बहुत प्रोमिनेंट होता है, इसलिए उसकी जो कैलकुलेशन भी काफ़ी कम्बरसम और काफ़ी रैगरस कैलकुलेशन है। और ये जो मुख्तलिफ मेथड जो बता रहे हैं इसमें जो एक्यूरेसी का भी फ़र्क पड़ता है। जो किसी मेथड में एक्यूरेसी अच्छी है, ज़्यादा है, किसी में रिज़ल्ट जो है वो एक्यूरेसी कम है। तो जैसे जैसे एप्लीकेशन सेंसिटिव होती जाती है वैसे वैसे जो मेथड है वो भी ऐसा इस्तेमाल करना होता है जिसमें एक्यूरेसी कम ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब ये a more convenient form of equations for computing current and voltage of a power line is found by introducing hyperbolic functions. Hyperbolic functions are defined in exponential form as under. ये सब ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ के आ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री जो इंटर में वगैरह में पढ़ी होगी, और अभी एनईटी वगैरह इसमें यहाँ पे सर सैयद में भी सेमेस्टर में मैथ्स वगैरह पढ़ते हैं। ये साइन एच थीटा बराबर है एप्सिलॉन थीटा माइनस ई एप्सिलॉन थीटा डिवाइड बाय 2। इस तरह कॉस थीटा कोसाइन एच कोसाइन हाइपरबोलिक ये बराबर है एप्सिलॉन थीटा प्लस एप्सिलॉन माइनस थीटा डिवाइड बाय 2। तो एक इक्वेशन 1 है, दूसरी इक्वेशन 2 है। बाय अरेंजिंग द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड सब्स्टिट्यूटिंग हाइपरबोलिक फंक्शंस फॉर द एक्सपोनेंशियल टर्म्स वी फाइंड अ न्यू सेट ऑफ इक्वेशन। अब ये अभी जब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ी थी ना, उसमें हमने ये वोल्टेज और करंट की हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह हमने ड्राइव की थी। ये v की वैल्यू
और ये आई की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू और करंट की वैल्यू। अब इसको हम हाइपरबोलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये जो एक्सपोनेंशियल जो थी इसको हम हाइपरबोलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये जो ऊपर 1 और 2 में जो एक्सप्रेशन दिए हैं इसको इस्तेमाल करते हुए अब द न्यू इक्वेशंस गिविंग वोल्टेज एंड करंट एनीवेयर अलोंग द लाइन आर, जब इसको हाइपरबोलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना, ये आप कन्वर्ट करके देख लें, ये 1 और 2 को यूज़ करते हुए एक्सपोनेंशियल फॉर्म और इक्वेशन को हाइपरबोलिक में, तो जो हाइपरबोलिक फॉर्म पे जो वैल्यू आएगी वोल्टेज की या एक्सप्रेशन आएगी वोल्टेज और करंट की, वो ये इस तरह है वी आर कॉश, ये इसका हाइपरबोलिक सोल्यूशन है। ये वी आर कॉश लैम्डा एक्स प्लस आई आर कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस साइन हाइपरबोलिक लैम्डा एक्स आई आर कॉश लैम्डा एक्स प्लस वी आर अपॉन रिसीविंग एंड वोल्टेज डिवाइड बाई कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस साइन हाइपरबोलिक लैम्डा एक्स। इक्वेशन लेट एक्स फर्स्ट करें, जो एक्स जो है लेंथ जो है वो बराबर है, एक्स बराबर है एल के, एल इज द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। टू obtain voltage and current at the sending end we have Vs बराबर है Vs, इसी को Vs बराबर है cos, ये वाली इक्वेशन है जो 3 और 4 है ना, उसको हम इसमें सेंडिंग एंड वोल्टेज और सेंडिंग एंड करंट पे अब निकाल रहे हैं हम। तो ये Vr बराबर है सेंडिंग एंड वोल्टेज बराबर है Vr cos, यहाँ पे जो इक्वेशन 3 4 थी ना उसमें ये x ये लेंथ है, इसको हमने रिप्लेस कर दिया है लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन से एल से। तो ये वही इक्वेशन हैं 5 और 6, वही इक्वेशन है 3 और 4 जो है, सिर्फ ये x की जगह हमने लेंथ एल जो है लेंथ ऑफ लाइन वो उससे रिप्लेस कर दिया, बाकी चीज़ें सारी सेम है। फ्रॉम एग्जामिनेशन ऑफ दिस इक्वेशंस, अब ये जो इक्वेशंस आई है ना 5 और 6, इसको भी हमने ए बी सी डी कॉन्स्टेंट्स में इससे ABCD कॉन्स्टेंट्स इससे निकाल दिए। जैसे ये कॉश एच लैम्डा एल ये बराबर है ए के, जो वी आर के साथ है ना, तो पहले इक्वेशन जो मैंने बताई थी ए वी आर प्लस बी आई आर, फिर आई एस इज इक्वल टू ए बी सी वी आर प्लस आई प्लस ए बी सी डी आई आर, तो ये वही है सारी। तो ये जो है वी आर के साथ जो वैल्यू है कॉश लैम्डा ये बराबर है ए के। इस तरह ये आई आर के साथ जो है जेड सी साइन हाइपरबोलिक लैम्डा ये बराबर है पी के। इसी तरह ये आई एस के साथ आई आर के साथ आई एस में जो आई आर के साथ है कॉश हाइपरबोलिक लैम्डा ये बराबर है ये ए बी सी के, और ए बी और ये सी और डी, इसको जरा चेक कर, एक मिनट चेक कर लें, ये थोड़ा तो ये सही है, ये सी की वैल्यू है, ये सी है साइन हाइपरबोलिक लैम्डा डिवाइड बाई जेड सी, और ये डी की वैल्यू है कॉश लैम्डा एल। इसको जो है ना ए बी तो ये हमने यहाँ से ए बी सी डी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू इस इक्वेशन 5 और 6 है,
वो हमने निकाल लिए हैं। ये A, B और ये C है, ये है D। ये जो पोर्शन है ना वी आर जेड सी अपॉन साइन लैम्डा, ये आपस में इंटरचेंज होंगे ये तो, लेकिन बुक में भी इसी तरह दिया हुआ है, तो ये मैंने बुक से ही इसको दिया है। तो आप इसको, ये कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो यही होगी। मतलब आपने ये जो टर्म्स है ना इक्वेशन 6 में, इनको इंटरचेंज करना पड़ेगा कि वी आर एक तरफ आ जाएगा और आई आर एक तरफ आ जाएगा। बाकी ये कांस्टेंट की वैल्यू जो है ना ये सही है। फिर सॉल्विंग इक्वेशन 5 और 6, ये इक्वेशन 5 और 6 को जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो इससे हमें ये जो इक्वेशन ये तो थी सेंडिंग एंड वोल्टेज और सेंडिंग एंड करंट की। फिर इससे हमने ABCD कांस्टेंट निकाल लिए। फिर हम जब इक्वेशन 5 एंड 6 को सॉल्व करेंगे तो हमें VR और IR की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ VS मिल जाएगी। हमें VR बराबर होगा VS cos ओमेगा L lambda L minus IS let's see. For balanced three-phase lines, the currents in the above equations are line currents and voltages are line to neutral voltages. That is line voltages divided by ये जो वैल्यूज है ना VR की और ये I करंट की, ये है लाइन करंट जो है लाइन करंट है, वोल्टेज है फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज। तो लाइन टू लाइन वोल्टेज अगर दिया होगा ना, उसको हमने √3 से डिवाइड करना पड़ेगा उसको फेज वोल्टेज बनाने के लिए। अब कहने का मकसद ये है कि जैसे मैंने बताया था ना इलेक्ट्रिकल में सारा जो है कंसेप्चुअल है और ज़्यादा इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, लेकिन हमने अल्टीमेटली जो कैलकुलेट करना होता है ना वो करंट और वोल्टेज ही करने होते हैं। चाहे सेंडिंग एंड करंट हो, सेंडिंग एंड वोल्टेज हो, चाहे रिसीविंग एंड करंट हो, रिसीविंग एंड वोल्टेज हो, और फिर उसके अलावा जो पैरामीटर्स हैं, इम्पिडेंस है ZR + JX और एडमिटेंस है कंडक्टेंस प्लस ससेप्टेंस, बस ये सारे कहानी जो है ना वो सारी इन्हीं के गिर्द घूमती है। और जो सर्किट का जो एनालिसिस है या सर्किट का सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में भी हमने यही चीज़ें पता करनी होती हैं, वोल्टेज और करंट। और बाकी जो एप्लीकेशन है वो वही है, जैसे ओम्स लॉ, करंट डिवाइडर रूल, वोल्टेज डिवाइडर रूल, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, और उसके अलावा ये वो किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, सारा वही अप्लाई हो रहा है जो आप शुरू में पढ़ लिया ना, उस एप्लीकेशन ही है आगे जाके जितना भी है। तो ये सब सारा जब आप इसको डीप जाके स्टडी करेंगे ना और देखेंगे तो सारा के सारा वही चीज़ें हैं। और बाकी मैथमेटिक्स है जो जिस तरह ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इस तरह फोरियर एनालिसिस है। फोरियर एनालिसिस से भी एनालाइज करते हैं जो वेव्स वगैरह बनती है, जैसे इलेक्ट्रिकल में जो एसी है पावर, वो भी वेव की शक्ल में होती है, करंट भी वेव की शक्ल में, वोल्टेज भी वेव की शक्ल में। और तो इसकी जो सॉल्यूशन भी है वही फोरियर एनालिसिस से हम करते हैं। ये आप हो सकता है फोरियर एनालिसिस पढ़ा हो आपने मैथमेटिक्स में, और ये इंटर वगैरह में ही पढ़ा होगा। तो ये सारा एप्लीकेशन उसी का है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? पावर फ्लो थ्रू अ ट्रांसमिशन लाइन। पावर फ्लो थ्रू जैसे आपको मालूम ही है, ये हम सेंडिंग एंड वोल्टेज है, रिसीविंग एंड वोल्टेज है, और फिर वो गुजरता है इम्पीडेंसेस में से गुजरता है, और साथ में फिर वो एडमिटेंस भी होती है। फिर एक पावर हम सेंड करते हैं, सेंडिंग एंड से वो रिसीव होता है रिसीविंग एंड पे, और जो हम डिलीवर कर रहे होते हैं। तो हमने ये पता करना है पावर फ्लो थ्रू अ ट्रांसमिशन लाइन। अब ये जो मैंने ABCD कॉन्स्टेंट में मैंने बताने का शुरू में इसीलिए मैंने बताया ताकि आगे जो चीज़ें आएंगी उसको आप आसान से उसको समझ सकें, नहीं ना लगें। हालांकि आप सब पढ़ के आ चुके हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में सारा। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस फॉर पावर इन टर्म्स ऑफ ABCD कॉन्स्टेंट्स। अब हम पावर की इक्वेशन जो है वो ड्राइव करेंगे ABCD कॉन्स्टेंट्स की टर्म में। रिफर द फॉलोइंग इक्वेशन। अब ABCD कॉन्स्टेंट किस तरह निकालते हैं कि जो 2 पोर्ट नेटवर्क है जिसके के 4 टर्मिनल हैं,
तो ट्रांसमिशन लाइन जो है उसको हम 2 पोर्ट नेटवर्क से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 पोर्ट नेटवर्क जैसे 2 टर्मिनल उसके सेंडिंग एंड पे है, 2 टर्मिनल जो है वो रिसीविंग एंड पे है, और बीच में नेटवर्क है। अब बीच में जो नेटवर्क है उसको या तो आप पाई में कनेक्ट कर लें। वो नेटवर्क जो है वो कंसिस्ट करता है रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और कंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ठीक है। अब उस नेटवर्क को आप या टी में कर लें या पाई में कर लें। अब ये ABCD कॉन्स्टेंट्स निकालने के लिए जैसे मैंने बताया था, एक दफ़ा आप सेकेंडरी जो है रिसीविंग एंड है उसको ओपन सर्किट करके आप A और D कॉन्स्टेंट्स पता कर लें। दूसरी दफ़ा आप उसको शॉर्ट सर्किट कर लें, फिर आप वो A, B और C कॉन्स्टेंट पता कर लें। तो उसके बाद जब कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आ जाएगी, इसका मतलब ये है कि आपने सर्किट को सॉल्व कर लिया। फिर जब कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आ जाएगी फिर आपने VS पता करना है, IS पता करना है, VR पता करना है, IR पता करना है। तो ये पहले जो इक्वेशन थी, रिफर द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड सॉल्विंग फॉर द रिसीविंग एंड करंट IR yields। अब इसमें VS की वैल्यू जो पहले जो शुरू में बताई थी ना, VS बराबर है AVR प्लस VIR। इससे IR की वैल्यू निकाली, IR बराबर है VS माइनस AVR डिवाइड बाई B। अब फिर अगेन लेट A इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A एंगल अल्फा। ये हम अज्यूम कर रहे हैं, लेट अज्यूम कर रहे हैं B बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ B आर्गुमेंट या मैग्नीट्यूड ऑफ B एंगल बीटा। अच्छा, VR जो है रिसीविंग एंड वोल्टेज, उसको हमने लिया है रेफरेंस, इसीलिए जो इसका एंगल है वो 0 है, 0 डिग्री। रिसीविंग एंड वोल्टेज का ये मैग्नीट्यूड है। ये सब पोलर क्वांटिटीज हैं। ये आप पढ़ा होगा आपने, रेक्टेंगुलर जो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है उसको 4 तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं। एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है, एक है पोलर फॉर्म, और 2 और हैं, अभी मेरे जहन में नहीं है। तो ये जो है पोलर फॉर्म है, इसमें ये मैग्नीट्यूड है, जो भी क्वांटिटी है, वोल्टेज है तो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड, इम्पिडेंस होगा तो इम्पिडेंस का मैग्नीट्यूड होगा, करंट है तो करंट का मैग्नीट्यूड होगा, और ये है एंगल। पोलर फॉर्म में पूरा पोलर क्वांटिटी इस तरह डिफाइंड होगी जब उसमें आप मैग्नीट्यूड भी देंगे, साथ साथ उसका एंगल भी होगा। तो ये वोल्टेज रिसीविंग एंड जो है वो उसको हमने दिया रेफरेंस वोल्टेज, तो ये उसका एंगल है 0, इसीलिए इसको सारी बाकी जितने भी वेक्टर हैं हम इसके रेफरेंस से ड्रा करेंगे, इसके रिसीविंग एंड वोल्टेज के रेफरेंस से। अब ये सेंडिंग एंड वोल्टेज जो है ये उसका मैग्नीट्यूड है VS, और ये उसका एंगल है, ये जो भी है लैम्डा है क्या है, ठीक है। वी ऑब्टेन, अब जब ये वैल्यूज हम यहाँ पे प्लेस करेंगे ना, ये A B VR VS की, तो ये फाइनली जो इक्वेशन आएगी वो ये है IR इज इक्वल टू VS अपॉन B एंगल लैम्डा माइनस B, फिर माइनस A इंटू VR स्क्वायर अपॉन B एंगल अल्फा माइनस बीटा। ये इक्वेशन नंबर 3 है। फिर ये जो पावर जो है ना, पावर भी जो है वो भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। पावर कॉम्प्लेक्स जो हम निकालते हैं ना, VR, जैसे पावर की इक्वेशन क्या है, VR IR V स्क्वायर अपॉन R या VI। तो कॉम्प्लेक्स पावर बराबर है एट द रिसीविंग एंड VR इंटू IR, ये एट द रिसीविंग एंड। अब ये इसकी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, जब हम लिखेंगे ना इसको, तो इस तरह लिखेंगे PR प्लस JQR। P जो है वो, ये पावर दोनों है रिसीविंग एंड पे। P जो पावर है वो है एक्टिव पावर, रियल पावर या ट्रू पावर PR, प्लस ये पावर ट्रायंगल बनता है ना, जैसे पावर ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसकी जो बेस है वो है एक्टिव पावर, जो परपेंडिकुलर है वो है रिएक्टिव पावर, और जो हाइपोटेन्यूज है वो है अपरेंट पावर। तो ये PR जो है एक्टिव पावर है, रियल पावर है, प्लस JQR, ये है क्वाड्रेचर पावर भी कराते हैं, Q क्वाड्रेचर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम द रियल पावर। इसको क्वाड्रेचर पावर भी कहते हैं या रिएक्टिव पावर भी कहते हैं, रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर। फिर यहाँ पर PR जो बराबर होगा, वो पिछली इक्वेशन थी इससे हमने ये निकाली है, PR और QR की वैल्यू।
पी आर बराबर है वी एस वी आर अपॉन बीटा एंगल बी माइनस डेल्टा माइनस ए वी आर स्क्वायर डिवाइड बाई बी एंगल बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 4। अब एंड रियल एंड रिएक्टिव पावर, अब इन दोनों को इनकी अलग अलग वैल्यू क्या होगी, रियल पावर की वैल्यू क्या होगी और रिएक्टिव पावर की वैल्यू क्या होगी। ये क्वाड्रेचर पावर भी कहलाता है या रिएक्टिव पावर भी कहलाता है। इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी एट द रिसीविंग एंड। तो पी आर की वैल्यू जो है वो है बराबर है वी एस इंटू वी आर डिवाइड बाई बी कॉस बीटा माइनस डेल्टा माइनस ए वी आर स्क्वायर अपॉन बी कॉस बीटा माइनस अल्फा। इस तरह जो रिएक्टिव पावर है क्यू आर, उसकी वैल्यू ये होगी वी आर सेंडिंग एंड वोल्टेज इंटू रिसीविंग एंड वोल्टेज डिवाइड बाई बीटा साइन ऑफ एंगल डिफरेंस ऑफ एंगल माइनस बी माइनस डेल्टा माइनस ए वी आर स्क्वायर डिवाइड बाई बी साइन बीटा डिफरेंस ऑफ एंगल बीटा माइनस अल्फा। तो ये रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर की अलग अलग वैल्यू आ गई है। फिर ये अब बहुत से जैसे इलेक्ट्रिकल पावर, एसी पावर जो है, इलेक्ट्रिकल एसी वैल्यूज जो वोल्टेज और करंट जो है उसको वेक्टोरियल सॉल्यूशन है उसको हम मैथमेटिकली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अभी वेक्टर की मदद से समझाया है। द कम्प्लेक्स पावर एक्सप्रेशन पी आर जे क्यू आर is the resultant of combining two phasors expressed in polar form. This can be plotted in a complex plane whose horizontal and vertical components are in power units, watts और wars. अब ये इसको हमने वेक्टोरियल इसको कम्प्लेक्स पावर जो था पी आर प्लस जे क्यू आर, उसको हमने ये वेक्टर ड्रा किया है। तो एक्स एक्सिस पे हमने रियल पावर लिया है और वाई एक्सिस पे जो है वो रिएक्टिव पावर लिया है। तो ये वेक्टर जो है वो वी एस वी आर अपॉन ये जो वेक्टर है ये है ए वी आर डिवाइड बाई बी, और ये वेक्टर है वी एस वी आर डिवाइड बाई बी। जब इन दोनों को हमने ऐड किया, दोनों को वेक्टोरियली ऐड किया, तो ये रिजल्टेंट जो आया ये आपके पास ये पावर आ गया पी आर प्लस जे क्यू आर। टोटल ये कम्प्लेक्स पावर जो है पी आर प्लस जे क्यू आर, ये सम है दिस पावर प्लस दिस पावर, तो इसका रिजल्टेंट ये आ गया दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। अब ये एंगल इसके जो है इस एक्टिव पावर जो एक्स जो है ये हॉरिजॉन्टल पे हमने वाट लिया था, तो ये इसका एंगल इस पावर जो है इसका एंगल है बीटा माइनस अल्फा और इसका है बीटा माइनस डेल्टा। ये पिछली इक्वेशन में जो दिखाया गया ना ये सारा बताया है। ये वही है, ये जो इसी को हमने ड्रा कर लिया इसमें वेक्टर डायग्राम में। तो whose horizontal and vertical components are in power units, figure 1, ये figure 1 है। above shows figure 1 above हट जाएगा। shows the two complex quantities and their difference as expressed by equation 4। equation 4 को था ना, उसको हमने यहाँ वेक्टर में ड्रा कर लिया है, वेक्टर फॉर्म में। फिगर 2, ये नीचे जो फिगर दी है, ये नीचे जो फिगर है shows the same phasors with the origin of the coordinate axis shifted। इसकी जो ओरिजिन है ये वही वेक्टर डायग्राम सेम है, सिर्फ इसका जो ओरिजिन है ये पहले 0 पे था, इसको हमने शिफ्ट कर दिया है थोड़ा सा इधर लेफ्ट की साइड पे, 0 के लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया है। द फिगर अपोजिट सेम फेजर्स विद द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस शिफ्टेड। द फिगर अपोजिट इज अभी जो डायग्राम है ना, ये वेक्टर डायग्राम, इससे बहुत सी कंक्लूजन हम ड्रा कर सकते हैं जो आगे अभी बताऊंगा। द फिगर अपोजिट इज अ पावर डायग्राम। द फिगर नंबर 2 जो है ये भी पावर डायग्राम है विद द रिजल्टेंट हुज मैग्नीट्यूड इज पी क्यू, ये पी क्यू प्लस जे क्यू आर और वी आर आई आर एट एन एंगल थीटा आर विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, छोटा सा 0 के, ये सर्कल है, इस पे ये पॉइंट है, ये के है, और ये जो है यहाँ से ये है, ये जो हमने शिफ्ट किया है इसको डायग्राम को, ये है एन। तो ये जो है ये पावर, रियल पावर जो है
ये है वी आर आई आर at an angle theta from the horizontal axis with the real and imaginary component of P Q R R. इसके जो रियल और एक मिनट होल्ड करें जरा. तो ये रियल कंपोनेंट वी आर आई आर कॉस फाई आर और इमेजिनरी कंपोनेंट ये ट्राइंगल देखें, ये वाला जो है ना, ये जो एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल जो है, तो ये रियल पावर वी आर आई आर कॉस थीटा और जो इमेजिनरी कंपोनेंट है वो वी आर आई आर साइन थीटा, वेयर थीटा इज द फेज एंगल बाय विच वी आर लीड्स. अब ये जो है ना, ये लैगिंग पावर फैक्टर है, क्योंकि वी आर जो है लीड करेगा आई आर को अगर लैगिंग पावर फैक्टर होगा. और इसका जो साइन है क्वाड्रेचर कंपोनेंट, इसका जो साइन है ये द साइन ऑफ क्वाड्रेचर कंपोनेंट Q इज कंसिस्टेंट विद द कन्वेंशन विच असाइंस पॉजिटिव वैल्यू टू Q व्हेन, अगर करंट लैग कर रहा होगा वोल्टेज को तो ये Q जो है पॉजिटिव होगा, अगर करंट लीड कर रहा होगा वोल्टेज को तो इसका साइन जो है वो नेगेटिव होगा. ये कन्वेंशन है जो फॉलो करते हैं. इसीलिए अगर ये एक्स एक्सिस पे ड्रा करें ना तो ऊपर की वैल्यूज सारी पॉजिटिव है, नीचे की ये नेगेटिव होंगी. ये 4 क्वाड्रेंट में अगर आप जाके देखें तो इसी तरह ये लेट अस नाउ डिटरमिन some points on the power diagram of figure shown opposite for various load with fixed values of Vs and Vr. हमने Vs सेटिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड वोल्टेज को जो हमने फिक्स कर दिया है, वैल्यू इनकी फिक्स कर दी है. फर्स्ट वी नोटिस दैट द पोजीशन ऑफ n इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द करंट IR. ये जो n की पोजीशन है ना जो आपने शिफ्ट कर दिया था, ये करंट IR पर डिपेंड नहीं करती and will not change so long as VR is constant. जब तक VR constant है इसकी पोजीशन n की constant फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी. We further note, ये जो हमने ड्रा किया है ना वेक्टर डायग्राम से कंक्लूजन निकाला है. We further note that the distance from point n to k, ये n से लेके जो k तक का जो डिस्टेंस है, ये सर्किल पूरा है, इसके ऊपर जो पॉइंट k है इसका जो फासला n और k का वो भी कांस्टेंट है फॉर फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ Vs एंड Vr. Vs और Vr की वैल्यू अगर फिक्स है तो ये डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट n टू k, ये भी फ्रॉम पॉइंट n टू पॉइंट k, ये भी कांस्टेंट है. Therefore, as the distance 0 to k changes with the changing load, ये पॉइंट k, then अब अगर फर्ज करें ये डिस्टेंस चेंज होता है 0 to k with the load, with the changing load, तो ये पॉइंट k की वैल्यू क्योंकि फिक्स है ये चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहेगा. तो ये पॉइंट k जो है ना इस सर्किल पे ही चलता रहेगा, इस सर्किल पे पूरा ट्रेवल करेगा क्योंकि इसका ये फिक्स है, ये रेडियस समझे n to k डिस्टेंस फिक्स है. Since it must remain at a constant distance from the fixed point n, it is constrained to move in a circle whose, एक मिनट ये therefore तो ये जो है ना क्योंकि हमने Vs भी फिक्स कर दिया, Vr भी फिक्स कर दिया, तो ये k n और k डिस्टेंस ये भी फिक्स है, कांस्टेंट है. तो ये अगर लोड चेंज होगा तो ये जो है ये k जो है ये डिस्टेंस है n के, ये चेंज नहीं होगा बल्कि k जो है ये सर्कल पर ट्रेवल करेगा, सिर्फ इस सर्कल पर. तो ये यहाँ पे यही लिखा है therefore as the distance 0 to k changes with the changing load, the point k
the point K, since it must remain at constant distance from the fixed point N, is constrained to move in a circle whose center is at N. ये सर्किल का सेंटर N है, तो ये पॉइंट K जो है ना, लोड के चेंजेस पर कोई फर्क नहीं आएगा इस डिस्टेंस पर, और ये सर्किल पर मूव करेगा, क्योंकि VR VS कांस्टेंट है, फिक्स है. एनी चेंज इन PR विल रिक्वायर अ चेंज इन QR. अगर PR में कोई चेंज आएगी, एक्टिव पावर में चेंज आएगी, तो QR में भी चेंज आएगी, उसमें भी चेंज होना जरूरी है. टू कीप K ऑन द सर्किल, K को सर्किल पे रखने के लिए. इफ अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ VS इज हेल्ड कांस्टेंट, अगर VS की हम वैल्यू चेंज करते हैं, उसको कांस्टेंट कर देते हैं, फॉर द सेम वैल्यू ऑफ VR द लोकेशन ऑफ पॉइंट N इज अनचेंज्ड. पॉइंट N की लोकेशन वो भी चेंज नहीं होगी, बट न्यू सर्किल ऑफ रेडियस NK इज फाउंड. फिर एक नया सर्किल बन जाएगा. सर्किल चेंज होगा कि जब अगर हम VS की वैल्यू को हम डिफरेंट करके कांस्टेंट कर दें और VR की वैल्यू सेम रखें, N की लोकेशन चेंज नहीं होगी, बल्कि एक नया सर्किल बन जाएगा एक, अगर पावर हमने बढ़ानी है तो. इसी में ये आगे बताया गया, एग्जामिनेशन ऑफ फिगर अपोजिट शोड दैट देयर इज अ लिमिट टू द पावर. जैसे मैंने बताया था ना कि पावर जो हम ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम सेंडिंग एंड टू रिसीविंग एंड, वो भी उसकी लिमिट है, हम अनलिमिटेड नहीं जा सकते. दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू दिस रिसीविंग एंड ऑफ द लाइन फॉर स्पेसिफाइड मैग्नीट्यूड ऑफ सेंडिंग एंड पावर जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वो भी डिपेंड करता है सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड वोल्टेज पर. एन इंक्रीज इन पावर डिलीवर्ड मीन्स दैट द पॉइंट K विल मूव अलोंग द सर्किल. अब ये पॉइंट अगर ये K पॉइंट है, सर्किल पे मूव करता यहाँ पर आ जाएगा हॉरिजॉन्टल एक्सेस पर. इसका मतलब क्या होगा, ये एंगल B और एंगल डेल्टा ये जीरो हो गया. एंगल B जो है बराबर हो गया डेल्टा के, मूविंग अलोंग सर्किल अंटिल द एंगल दिस एंगल B माइनस डेल्टा इज जीरो. दैट इज मोर पावर विल बी डिलीवर्ड. जितना अगर हम पावर बढ़ाना चाहेंगे ना, तो ये एंगल जो है ये डेल्टा बराबर हो जाएगा जीरो को. फर्दर इंक्रीज डेल्टा रिजल्ट इन लेस पावर रिसीव्ड. द मैक्सिमम पावर कब होगा, जब ये एंगल जो है जीरो हो जाएगा. तो मैक्सिमम पावर की जो इक्वेशन है वो ये है, PR मैक्सिमम इज इक्वल टू VS इंटू PR अपॉन B माइनस AVR स्क्वायर अपॉन B कॉस बीटा माइनस अल्फा, ये इक्वेशन 9. तो ये यहाँ पर ये जो है चैप्टर तो ट्रांसमिशन लाइन कॉन्स्टेंट्स का था, ट्रांसमिशन लाइन का था, मीडियम शॉर्ट लॉन्ग सारे टॉपिक कवर हो गए. अगर आपको किताब जाके पढ़ें, मज़ीद समझें, ये बिल्कुल ही प्योरली इलेक्ट्रिकल पावर का सब्जेक्ट है और ये इसकी थ्योरी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आगे भी आपको जो है काम आएगी. ठीक है, इसको पढ़ें, अभी तो एग्जाम की तैयारी करें, और अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता तो बाद में भी पूछ सकता है. और कोशिश करें किताब से भी पढ़ें और नोट्स भी पढ़ें. जो नोट्स हैं सारे बुक से ही हैं, और डीप जाके पढ़ें, डीप स्टडी करें और इस गौर करें, सोचें कि ये चीज़ें ये जो बता रहा है, ये क्या बताना चाह रहा है, क्या बता रहा है, इसके कंक्लूजन जो है, जो रिजल्ट्स हैं वो क्या है, क्या इससे आगे कनेक्ट करने की कोशिश करें. जो आगे प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो कनेक्ट करें कि इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं. तो आज का लेक्चर एंड हो गया. अब मिड टर्म है, और फिर जो भी मिड टर्म से पहले के टॉपिक थे, जो उसमें CIS वगैरह जो भेजी थी उसमें भी बताए थे, वो सारे कवर हो गए. और अब मिड टर्म के बाद नए टॉपिक शुरू होंगे, तो आप जो है प्रिपरेशन करें मिड टर्म एग्ज़ाम की 16 तारीख को इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन का. तो ये यहाँ पे एंड क्लोज हो गया. मैं जो है लेक्चर रिकॉर्डिंग कल की भी और आज की भी आज अपलोड कर दूंगा, और ये जो लेक्चर है जो आज दिया है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा. चले, अगर किसी ने पूछना है, अब मेरी आवाज़ आ रही है तो पूछ लें, वरना अब एंड हो गया. ठीक है, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, मेहरबानी. ओके, अल्लाह हाफिज़ सर. तो साइन ऑफ कर दें. ये नेट का मसला रहा है आज,
क्योंकि ओवरऑल ही मसला लग रहा है। मैंने पहले लोकल नेट ट्राई किया, फिर उसके बाद 4G वाला PTCL की वो ट्राई किया, फिर जो डेटा होता है मोबाइल में यूफोन का वो ट्राई किया। सब में कॉमन प्रॉब्लम आ रही है। जितने भी लेक्चर अभी तक हुए हैं, जितने भी क्लासें हुई हैं ऑनलाइन, उसमें ये पहली दफ़ा हुआ है इस तरह। क्या मसला है पता नहीं, बाद में पता चलेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी।